तो ये फिनेरिया, ठीक है, फिनेरिया में गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर आप देखोगे इस पिक्चर के अंदर आपको जो स्पोरोफाइट है, गुड मॉर्निंग भाई, जो स्पोरोफाइट है वो डेवलपिंग स्टेज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी आप देखोगे सेम उसी तरीके से, यहाँ पर भी आप देखोगे सेम क्या है, ये डेवलपिंग स्पोरोफाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या इसका कैप्सूल है, ठीक है। और नीचे इनका सीटा स्टाक, और नीचे क्या है, ये गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। तो दिस ओरिजिनल गेमेटोफाइट एंड दिस अपर पोर्शन इज नोन एज स्पोरोफाइट। याद रहेगा, हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन बताए थे। तो अगेन जीनस नेम फिनेरिया, फैमिली फिनेरियसी फैमिली, ऑर्डर फिनेरियल्स, फिनेरिया फिनेराइडी, क्लास ब्रायोप्सिडा, डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो अगेन प्लांटी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा, फिनेरियल्स, फिनेरियसी एंड फिनेरिया, ये आपने इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये आपने याद करनी है, ठीक है। सिंपल है। अगर आपको जीनस नेम पता है तो आप आराम से आगे, ऑर्डर के आगे एल्स, फैमिली के पीछे ACAE, और क्लास के आगे ऑप्सीडा लगा दोगे तो ये बन जाएगी आपके पास क्लासिफिकेशन हो जाएगी। सिंपल है ये, हर बार मैं आपको बताता हूँ ये। इसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर बताए थे, इनको बोलते हैं हम कोर्डमोस बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं एक नंबर में, इनको कोर्डमोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका जो सीटा होता है, स्टाक होती है, ये कर्व हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है ना। इस कारण से इसको हम कोर्डमोस कहते हैं। तो अगेन जो फिनेरिया हाइग्रोमेट्री का है, ये इसकी स्पीसीज का नेम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सीटा है, इट्स शो ट्विस्टेड एंड अनट्विस्टेड मोमेंट अकॉर्डिंग टू द वोटर। वोटर का ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा, ये ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड के वाटर को ऑब्जर्व करेगा, रिलीज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, रिलीज करेगा, तो क्या होगा इसमें मुड़ना। देखिए रस्सी में, रस्सी का आप मोड़ दोगे पूरा, और फिर से लूज कर दोगे, फिर से मोड़ दोगे, फिर से लूज कर दोगे। सेम यहाँ पर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसलिए इन फिनेरिया को हम कोर्डमोस भी कह देते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड मूवमेंट ऑफ द सीटा, ठीक है। और जो फिनेरिया है, ये लैटिन वर्ड है फ्यूनिस, इससे मिलके बना है, और इसका मतलब होता है रोप भाई। तो रोप की तरह ये काम करते हैं, यानी कि जो सीटा होता है, स्टाक होती है, वो रस्सी की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था, इसमें फुनेरिया के अंदर मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है, और मिट्टी में ये ग्रो करती है। तो अगेन नीचे वाले स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर, दिस रिप्रेजेंटिंग द गेमेटोफाइट, ठीक है। नीचे क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे, ऊपर कुछ लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं, ये ट्रू लीफ नहीं होती हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर इसके जो टॉप मोस्ट रीजन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जो मेन एक्सिस है, यहाँ पर आप स्टेम नहीं बोल लोगे, इसमें इसमें एक्सिस बोल लेंगे, ठीक है। तो एक्सिस के टॉप पर इसमें क्या लगते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं, आर्किगोनिया। वहां पर फ्यूजन के बाद इसमें क्या बनता है, ये स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो आए थे उनको याद होगा ये, कौन कौन आए थे, ठीक है, आई थिंक, ठीक है। मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा फास्ट ये, ताकि जो नहीं आए थे उनको थोड़ा पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें। तो गेमेटोफिटिक फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर, तो स्टार्ट कब होती है, जब स्पोर जर्मिनेट होता है। तो स्पोर जर्मिनेट होगा, स्पोर जर्मिनेट के बाद यहाँ पर दो टाइप की ब्रांच निकलती हैं, एक होती है क्लोरोनेबल ब्रांच, और दूसरी होती है राइजोइडल ब्रांच, ठीक है। उसके बाद जो राइजोइडल ब्रांच है, इसमें क्या बनाएगी, ब्रांच बनाएगी, और इसके ऊपर कुछ जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं वो इसमें लग जाएंगी। और जो राइजोइडल ब्रांच होती है, ये क्या बनाती है, इसमें राइजोइड्स बनाती है, जो मिट्टी के अंदर ये ग्रो करती हैं, राइजोइड्स बनाती हैं, सिंपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो गेमेटोफिटिक फेज है, ये डोमिनेंट है, ओबीसी बात है, क्योंकि ये मिट्टी में ग्रो करती है, तो डोमिनेट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो स्टेज है यहाँ पर हैप्लोइड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इरेक्ट है, लीफी स्ट्रक्चर है, लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, तो मीन्स जो प्लांट है वो छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर जब इसमें जो स्टेम होती है उसको हम कोलाइड बोलते हैं, और जो लीफ लाइक अपेंडेज होती हैं उसको हम फाइलॉइड बोल देते हैं, ठीक है। या फिर आप इनको आप जो सिंपल एक्सिस बोल सकते हो स्टेम को, ठीक है। लेकिन स्टेम वर्ड आपने यूज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। ऐसे आपने लीफ वर्ड यूज नहीं करना इसमें, क्योंकि इसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। और दूसरा क्या है, इनका जो ओरिजिन है वो गेमेटोफाइटिक है। जैसे कि आप जो बड़े प्लांट की पत्ते देखते हो नीम पीपल के, इनका जो ओरिजिन है वो होता है स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफिटिक टिश्यू से, यानी कि दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो ओरिजिन है वो गेमेटोफिटिक है, मतलब कि दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर है दोनों पॉइंट। इसके बाद प्लांट, ये 1 से 3 सेंटीमीटर नीचे राइजोइड्स होते हैं, ऊपर लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं, ठीक है। ये सिंपल, इसमें कुछ नया नहीं, आप पढ़ सकते हो।
इसके बाद रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव की अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी इसका जो पीस है वो टूट के नीचे गिर जाएगा, नया प्लांट बना लेगा, सिंपल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आप बता सकते हो गैमी एंड बुलबिल्स भी। तो गैमी क्या होती है, स्टेम के ऊपर या फिर जो एक्सिस के टॉप में आपको एक राउंड कलर की बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी ग्रीन सेल्स होती हैं और इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इसको बोलते हैं गैमी। तो गैमी जैसे ही यहाँ से डिटैच होगी, नीचे गिरेगी, नया प्लांट बना लेगी। ऐसे ही बुलबिल्स लगती हैं, ये लगती हैं रूट के टिप के ऊपर। सेम स्ट्रक्चर होती हैं, बस इनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। ये जो गैमी होती हैं स्टेम की टिप पे लगेंगी या एक्सिस के टिप पे लगेंगी, और जो बुलबिल्स होंगी वो इसमें रूट की जो टिप्स होंगी उनके ऊपर लगेंगी। दोनों की दोनों ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल एंड सम फूड मटेरियल। व्हेन दे आर डिटैच दे फॉर्म द न्यू प्लांट। ठीक है। इसके बाद लास्ट है इसमें एपोस्पोरी भी। तो एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है उसका कोई भी पार्ट विदाउट स्पोर, स्पोर को छोड़ के स्पोरोफाइट का कोई सा भी पार्ट अगर नीचे गिरता है और उससे नया प्लांट बनता है, उसको बोलोगे आप एपोस्पोरी। ठीक है। एपो मतलब होता है विदाउट एंड स्पोरी मतलब होता है स्पोर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट विदाउट स्पोर, स्पोर के बिना गेमेटोफाइट बनना स्पोरोफाइटिक टिश्यू से, नेम एज एपोस्पोरी। ये जो स्पोरोफाइट आप देख रहे हो यहाँ पर इधर, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली स्पोर होते हैं। और जब वो स्पोर निकलते हैं, हमने मार्किंजा में देखा था स्पोरोफाइट के अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, और स्पोर निकलेंगे और नया नीचे गिर के नया प्लांट बना लेते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर ये एपोस्पोरी का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर जो स्पोर है उनसे प्लांट नहीं बनेगा, उनके इस टिश्यू से कोई भी, यानी कि अगर ये स्पोरोफाइट इंजर्ड हो जाए और स्पोर के अलावा कोई भी पार्ट नया प्लांट बनाता है, नया गेमेटोफाइट बनाता है, इस टाइप की जो डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, इसको बोलोगे आप एपोस्पोरी। ठीक है। इसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें, तो मेल और फीमेल ब्रांच होते हैं गिमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें फोटो में, तो ऊपर क्या है, टॉप में मेल ब्रांच होती है, नीचे इसमें फीमेल ब्रांच होती है। क्लियर है। मेल ब्रांच के टॉप में, यानी कि ये मान लो ये क्या है, एक्सिस हमारा, इसके ऊपर ये लीफ लगी हुई है सिंपल, ये सेम स्ट्रक्चर है मान लो इस तरीके से। इसके यहाँ पर इस रीजन को हमने यहाँ पर जूम करके दिखा रखा आपको, इसके टॉप मोस्ट एरिया। तो यहां पर आप देखोगे नीचे एक्सिस लिखा हुआ है, तो एक्सिस कौन सा है, ये ग्रीन स्टेम है, ये वाली। ठीक है। एक्सिस के टॉप में, और ऐसे ही जो फीमेल ब्रांच होगी ना वो बनती है इस प्लांट की साइड ब्रांच से। ठीक है। यानी कि जो गेमेटोफाइट है, इसी साइड ब्रांच निकलेगी इस तरीके से, और साइड ब्रांच के टॉप में क्या लगेगी, जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो लगेंगे, जिसको हम नेक्स्ट फोटो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो मेल ब्रांच है इसमें, मेल ब्रांच में आप क्या देखोगे, इसके अंदर क्या होते हैं, एक्सिस के टॉप में क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर आप कह सकते हैं बॉल लाइक या कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी सी। उस कटोरी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होंगे, आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिनका नाम होता है पैराफाइसिस। सिंपल। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बीच में आपको कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिनके नीचे छोटी सी स्टाक होती है और ऊपर से गोल होते हैं, इनका नाम होता है एंथ्रीडिया। क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, मान लो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएंगे, एंथ्रीडिया है, और इसके साथ में बहुत सारे जो पैराफाइसिस हैं उनके साथ मिले रहते हैं। आप इमेजिन करो एक कटोरी, और कटोरी के अंदर आपने ऐसे लगाने हैं, जिसके आप ये बोते हो, नवरात्रों में आपने धान बोए थे, तो वैसे वैसे आपने रेंडमली धान हो गए, उनके बीच में आप कांच की गोली रख दो आप, जो सिंपल। तो जो कांच की गोली होंगी रेंडमली, वो होंगे आपके एंथ्रीडिया, और जो धान होंगे वो होंगे पैराफाइसिस। क्लियर है। ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और इस पूरी स्ट्रक्चर के बाहर एक सम लीफी स्ट्रक्चर होती है, जिसका नाम होता है सम काइंड ऑफ पेरिगोनियल लीफ, जो कि इस पूरी कप लाइक स्ट्रक्चर को बनाती है, इसकी आउटर कवरिंग बनाती है, यानी कि आप कह लो जो कटोरी है उसकी बाउंड्री बनाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो जो एंथ्रीडियम होगा, जो मैंने बताया इसमें पैराफाइज के बीच में लगा रहता है, वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है जब इसको आप जूम करके देखते हो। तो यहाँ पर इसमें अलग अलग सेल होती हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जो टॉप में सेल होंगी उनका नाम होगा ओपर्कुलम सेल्स। इसके बाहर इसकी जो जैकेट बनाएंगी, कवरिंग बनाएंगी, उनका नाम होगा जैकेट लेयर। ठीक है। इसके अलावा इसके सेंटर में बहुत सारी सेल्स होंगी, जिनका नाम होगा एंड्रोगोनियल सेल्स। और नीचे एक स्टाक होगी जिसके साथ ये एक्सिस के साथ लगा रहता है, उसका नाम होगा सिंपल स्टाक सेल। सिंपल।
अब ये जो एंडोगोनियल सेल्स हैं इनके अंदर क्या होगा भाई, इनके अंदर लगातार डिवीजन होगा, यानी कि पहले कम थी फिर नंबर बढ़ेगा इनका, और अल्टीमेटली इनके अंदर क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा। और हर एक एंडोगोनियल सेल कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका नाम होता है एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही है, दिस वन इज नोन एज एंथ्रोजोइड्स। तो जैसे एंथ्रोजोइड्स बन जाते हैं, क्या होगा, ये जो ओपरकुलम वाली सेल्स होती हैं ये इसमें ब्रेक हो जाती हैं और एंथ्रोजोइड्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये अगेन किसकी मदद से होता है, पानी की मदद से होता है भाई। यानी कि जैसे इस कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऊपर बताया था मैंने, पानी की एक बूंद गिरती है, बहुत छोटा होता है ये, क्योंकि पूरा प्लांट ही 3 सेंटीमीटर का है, तो मतलब एक बूंद भी इनके लिए बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही पानी की बूंद गिरती है, ये क्या करेंगे, पानी को अब्जॉर्ब करेंगे। अब्जॉर्ब करेंगे, उससे क्या होगा, इसकी जो एंडोगोनल सेल्स है इनके अंदर मूवमेंट होगा, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है, एंथ्रोजोइड्स के पास क्या है, दो फ्लैजिला है, इनके अंदर मूवमेंट होगा। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये ओपरकुलम वाली जो सेल्स होती हैं ब्रेक हो जाती हैं और सारे एंथ्रोजोइड्स बाहर निकल आते हैं इसमें। ठीक है, और ऑब्वियसली बात, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर वो पानी की बूंद गिरी हुई है, तो ये सारे सारे जो एंथ्रोजोइड्स पानी के बूंद में मिक्स हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, वही कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मान लो मैंने एक पानी की बूंद डाल दी, लाइक इस तरीके से। ठीक है, उस पानी की बूंद से क्या होगा, यहां से जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और वो यहां पर आ जाएंगे, इस पानी के अंदर, इस ड्रॉप के अंदर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फीमेल ब्रांच भी। तो फीमेल ब्रांच भी मैंने बताया था, साइड ब्रांच जो होती है प्लांट की, गेमेटोफाइटिक जो प्लांट होता है हमारा, उसकी जो साइड ब्रांच होती है, उसके ऊपर इसमें उसके एक्सिस के टॉप में हमें सेम मेल ब्रांच की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दिखने में दोनों एक जैसी होती हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो फीमेल ब्रांच होगी ना, उसके अंदर इसमें आपको आर्किगोनिया दिखाई देंगे इंस्टेड ऑफ एंथीडिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर अलग है एंथीडिया से। एंथीडिया वही स्ट्रक्चर थी, ऐसी गोल स्ट्रक्चर थी ऊपर से, और ये स्ट्रक्चर थी एंथीडिया की। ये ऐसी नहीं होती है, यहां पर आपको एक लॉन्ग ट्यूबुलर नेक्स दिखाई देगी और नीचे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दिस वन। तो ये क्या है, अलग अलग इसमें इन्होंने जो आर्किगोनिया वो दिखा रखी है। सेम पैराफाइसिस है, सेम पेरिगोनल लीफ है, सेम एक्सिस है, बाकी सब कुछ सेम है, बस आप एंथीडी की जगह पर आप आर्किगोनिया रख दोगे। क्लियर है? इसके बाद इसमें हमने, जब हम इस एक आर्किगोनिया को जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तब आपको ये ऐसी दिखाई देगी भाई। ठीक है, इसमें आपको टॉप में क्या दिखाई देंगे, कुछ कवर सेल्स होंगी उसी तरीके से, ये एक आर्किगोनिया है। ठीक है ना, इसमें सेंटर में क्या होंगी, बहुत सारी नेक कैनाल सेल्स होंगी, और नेक कैनाल सेल के बाहर नेक सेल्स होंगी, नेक सेल्स होंगी। ये जो बाहर आप देख रहे हो जो बाउंड्री बना रही है सेल, दे आर नोन एज नेक सेल। और नेक सेल के अंदर जो रास्ता है जिसको हम कैनाल बोलते हैं, उस कैनाल के अंदर जो सेल होंगे उनका नाम होगा नेक कैनाल सेल। क्लियर है? इसके बाद नीचे आ जाएंगे, जो नीचे जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है वेंटर भाई। वेंटर में लोअर मोस्ट जो सेल्स होती है उसका नाम होता है एग सेल, और एग सेल के ऊपर एक और सेल होती है जिसका नाम होता है वेंट्रल कैनाल सेल। क्लियर? ये होगी स्ट्रक्चर इसकी। अब आपने बताना है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होगा, वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल ऑल आर डिजोल्व, यानी कि ओवरऑल डिसइंटीग्रेट, and when they are dissolve or disintegrate they form some liquidy substance, and this liquidy substance push a pressure on the cover cell। कवर सेल के ऊपर क्या करेगा, कुछ प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा, इस वजह से क्या होगा, जो कवर सेल्स हैं वो रेप्चर्ड हो जाएंगी, और सारा का सारा जो इनका जो लिक्विड मटेरियल है ना, इनका, इन दोनों सेल का, ये आपको यहां पर दिखाई देगा इस तरीके से। सम एक, आप कह सकते हैं गोंद की, जो गोंद की ड्रॉप होती है वैसे वैसे आपको यहां पर ही दिखाई देगा। ठीक है, और ये भी कब होता है, जब इस पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर पानी की बूंद गिरती है, तभी होता है ये भी। ठीक है, इसके बाद तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर रेडी होती है, तो ये आपको दिखाई देगी, ये डेवलपमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगी भाई। यहां पर देखोगे आप इस फोटो में कि यहां पर क्या हो रहा है, कि ये जो सेल का जो कंटेंट है छोड़ के एग सेल को, ये सारा जो कंटेंट है इसका डिजोल्व हुआ और यहां पर आके वो ऐड हो जाता है। और ये सब जो सब्सटेंस होता है सम काइंड ऑफ म्यूसिलेजिनियस इन नेचर, मतलब सम काइंड ऑफ स्टिकी इन नेचर। और अब जो एंथ्रोजोइड्स हैं, ये वाली स्ट्रक्चर थी हमारी, जो कि ऐसे कर्व शेप थे, उनके ऊपर तो क्या थे, दो फ्लैजिला थे। ये स्ट्रक्चर क्या करेगी, पानी की बूंदों से, स्प्लैश से, क्योंकि पानी की बूंद गिरती रहती है जब बारिश होती है, उससे क्या होगा, ये यहाँ पर आके चिपक जाते हैं।
या फिर इस पूरे प्लांट के ऊपर मान लो पानी की लेयर है, तो ये पानी से मूव करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, पूरे ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि इनको पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। तो उस पानी की मदद से क्या होगा, ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं, ये इसके जो एग सेल्स हैं या फिर कैसे जो आर्किगोनिया है, इसकी जो टॉप मोस्ट रीजन है वहां पर आके अटैच हो जाएंगी। उसके बाद इसका जो नेचर होता है सम काइंड ऑफ सुगरी होता है, यानी इसके अंदर कुछ फूड सब्सटेंस होते हैं। इस फूड सब्सटेंस की तरफ जहां से ये आ रहा है, कहां से आ रहा है, नीचे से आ रहा है ये लिक्विड सब्सटेंस। इसमें ये म्यूसली सब्सटेंस कहां से आ रहा है, नीचे से आ रहा है लगातार। ठीक है। तो जिस साइड से आ रहा है, जो स्पम्स होते हैं या फिर जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, वो इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्पम्स, ये जो एंथ्रोजोइड्स है ना, ये किस साइड मूव करेंगे, जिस साइड से ये म्यूचुअल सब्सटेंस बन के बाहर आ रहा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एंथ्रोजोइड्स हैं कहाँ पहुंच जाएंगे, इस एग के पास पहुंच जाएंगे भी यहाँ पर। और अल्टीमेटली उनमें से जो एक एंथ्रोजोइड्स है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा, और जैसे जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट और स्पोरोफिटी की जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। ये सारी बातें सेम हैं जो हमने मार्किंचिया में और एंथोसेरोस में देखा था, वही बातें, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा जो ये आज का टॉपिक आपका स्पोरोफिटिक फेज पे। ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट आप ऊपर देख रहे हो इस फोटो में, ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट किससे बना है, ये बना है यहां पर जब आर्किगोनिया थी ना, उस आर्किगोनिया के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जो एग बना है, एग के मतलब जाइगोट बना है, जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होगा और ये पूरी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी जो ऊपर वाली है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। इसका डेवलपमेंट ये बनेगी कैसे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में डेवलपमेंट है नहीं। ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे, ये बनेगी कैसे। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखते हो आप मैच्योर स्पोरोफाइट की, जैसे कि स्पोरोफाइट आप याद रखना आपने ऊपर वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, लेबलिंग भी कर रखी है। तो स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर देखते हो तो इसके अंदर मेनली तीन पार्ट होते हैं भाई। फर्स्ट हो जाएगा फुट, दूसरा सीटा एंड तीसरा कैप्सूल। तो अगर आप यहां पर देखते हो इस फोटो में, तो जो फुट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फुट जहां से फीमेल ब्रांच होती है वहीं पर उसके साथ अटैच रहता है। क्लियर है। जहां पर आर की गोनिया थी, समझ लो आप, तो जो फुट है इसमें वो एक्सिस के साथ अटैच करता है इस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे स्पोरोफाइट को। क्लियर। तो जो फुट आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होती है ये आपको सीटा कहलाता है भाई। और सीटा के ऊपर जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है ये कैप्सूल कहलाता है। ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन लिख रखी है। द फुट, जो फुट होता है, इट इज पुअरली डेवलप्ड कोनिकल इन शेप एंड इम्बेडेड इनटू द आर्किगोनल ब्रांच। ये आर्किगोनल ब्रांच में दसा हुआ रहता है, आपको दिखाई नहीं देगा ये। उसके ऊपर सीटा होता है लॉन्ग ग्रीन, ग्रीन इन कलर, और सम काइंड ऑफ रेडिश ब्राउन वेन इट मैच्योर्ड। फंक्शन आपने जरूर याद रखना है, फंक्शन क्या हो जाएगा, इट कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स भाई, फ्रॉम गेमेटोफाइट टू द कैप्सूल या फिर स्पोरोफाइट आप कह सकते हो। ये इनका काम होगा, काम क्या है, पानी को लेके जाना कैप्सूल की तरफ। ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारी कैप्सूल। तो कैप्सूल में आप बताओगे इट इज पियर शेप, जिसकी हमारी पियर होती है नाशपाती टाइप में, ठीक है, वैसे 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 शेप होता है। इंटरली इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री डिफरेंट पार्ट भाई। एक होता है बेसल रीजन जिसका नाम होता है एपोफाइसिस, ये हम आगे डायग्राम में देखेंगे। सेंट्रल पोर्शन जिसका नाम होता है थिक्का, और एपिकल रीजन होता है जिसका नाम एपिकल रीजन ही बोलते हैं। यानी कि हमने कैप्सूल को तीन अलग अलग जोन में तोड़ दिया है, फिर बांट लिया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, कैप्सूल है। ये ऊपर आपको ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है कैप्सूल। कैप्सूल को आप तीन अलग अलग पार्ट में बांट लोगे, नीचे वाला पोर्शन एपोफाइसिस, बीच वाला थिक्का प्रोपर, और ऊपर वाला एपिकल रीजन। तो जो एपोफाइसिस है, ये जो कैप्सूल का जो कंपोनेंट होता है ना, यानी कि ये नीचे वाला, यानी कि अगर इस डायग्राम में मैं इसको लेबलिंग करूं, तो ये यहां से लेकर ये नीचे वाला पोर्शन, यानी कि जो सीटा के साथ इसको जोड़ता है, ये हो जाएगा एपोफाइसिस। इसके बाद यहां से लेकर लगभग इतना ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, थिक्का प्रॉपर, या फिर थिक्का भी कह सकते हो सिंपल आप। ठीक है। उसके बाद ये जो आप ऊपर ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये हो जाएगा इसका एपिकल रीजन। क्लियर है। ये नाम आप, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद अब इन तीनों पार्ट को हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो अगेन एपोफाइसिस क्या है, लोअर मोस्ट पार्ट है। ठीक है। कैप्सूल का, कनेक्ट करता है सीटा को नीचे के साथ भाई। एपोफाइसिस की बात कर रहा हूं मैं, सीटा की बात नहीं कर रहा। यानी कि जो कैप्सूल में, ये कैप्सूल है मान लो,
और ये वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन, यानी कि इतना लगा लेंगे हम। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन क्या है, एपोफाइसिस है, जो कि सीटा के साथ इसको जोड़ के रखता है। हाँ जी, तो ये जो लोअर मोस्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं इस एपोफाइसिस की भाई, ठीक है। एपोफाइसिस क्या है, लोअर मोस्ट पार्ट है किसका, कैप्सूल का, और कनेक्ट करता है किसको, सीटा के साथ। नीचे क्या होगा, सीटा रहेगा इसके साथ यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एपोफाइसिस में आपने जो याद रखने वाली बात है वो है कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं, और साथ में इसमें कुछ सब स्टोमेटल केविटी होती है, मतलब स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं। इस कारण से क्या होगा, ये जो एपोफाइसिस है, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेक ओन फूड। अपना खुद का जो फूड है बना सकता है, जैसे कि हमने एंथोसिरोस में पढ़ा था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जो एपोफाइसिस है, इट कंटेन, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इसमें, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये पूरा आपका क्या है, कैप्सूल की स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लोअर मोस्ट पोर्शन है, ठीक है, दिस वन, तो दिस वन इज एपोफाइसिस, जो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो पोर्शन है इन्होंने बना रखा है, नीचे सीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो एपोफाइसिस में आप बताओगे सेंट्रल स्टैंड होता है, ये बीच में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस वन इज नोन एज सेंट्रल स्टैंड। सेंट्रल स्टैंड मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ सेल्स हैं जो कि सीटा के साथ इसको जोड़ती हैं, और जो पानी सीटा लेके आता है उसको आगे की तरफ ये कंटिन्यू करती हैं, सेम सेल होती हैं सीटा वाली। ठीक है, लेकिन इसके बाहर आपको ग्रीन सेल दिखाई देंगी इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ग्रीन सेल आपको दिखाई दे रही है, these green cells contain chlorophyll and perform the photosynthesis. Apart from that, these apophysis region also contain some stomata, जैसे कि आप यहाँ पर ये जो रेप्चर टिश्यू देख रहे हो, दिस वन एंड दिस वन, मैं इसको एक बार फिर से हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो दीज आर द स्टोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो अंदर से आपको जो केविटी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल केविटी, और यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया एपोफाइसिस का फंक्शन भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नंबर 4 पे आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा, थिका प्रोपर भाई। ठीक है, तो थिका प्रोपर की अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, तो स्ट्रक्चर आपने, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने एग्जाम में बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपने, तभी नंबर मिलेंगे भाई। ठीक है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो एपोफाइसिस के ऊपर से लेकर यहां तक इसका जो ढक्कन मैंने बताया था आपको, उस ढक्कन तक ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाएगी इतनी भाई, ये कहलाएगी हमारी थिका प्रॉपर। इसमें लेबलिंग नहीं कर रखी इन्होंने, तो ये पूरा पोर्शन कहलाएगा हमारा थिका प्रॉपर। इसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, बी, यस सर। अभी अभी स्लाइड दिखी आपको, आवाज आई मेरी? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थिका प्रॉपर। यहाँ से लेकर जो मैं पेन से लेबलिंग कर रहा हूँ, तो दिस वन इज नोन एज थिका प्रॉपर। ठीक है, इसमें सेंटर वाला जो सेल हो जाएगा, सेंटर वाला जो जोन हो जाएगा, नेम हो जाएगा कोलोमिला, जैसे कि हमारा एंथोसिरोस में था। सेंट्रल सेल कोलोमिला बनाती थी उसमें भी। कोलोमिला के बाहर क्या था, एंथोसिरोस में याद करो क्या था, सेंटर में कोलोमिला था, बाहर क्या था, स्पोर कंटेनिंग जोन था। सेम इसमें भी होगा। तो इसमें जो येलो आप लाइन देख रहे हो, डार्क येलो, ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ स्पोर सेक, तो दीज आर द सम काइंड ऑफ बैरल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द कोलोमिला। इसको आपने ऐसे समझ लो, ये गोल स्ट्रक्चर है इस तरीके से, इस गोल स्ट्रक्चर की चारों तरफ एक लेयर यहां पर इस तरीके से क्या हो जाएंगी, स्पोर सेक हो जाएंगे। क्लियर है। अब इस स्पोर सेक की बाहर आपको एक एयर स्पेस दिखाई देगा इसमें, जैसे कि ये नहीं था एंथोसिरोस में। ठीक है, तो ये जो एयर स्पेस होता है इसको हम एयर स्पेस ही कहते हैं, जो कि स्पोर जो सेक होता है वहां से स्टार्ट होता है और कैप्सूल की वाल तक जाता है। तो ये ग्रीन आपको जो सेल दिखाई दे रही है रेड वाली, ये रिप्रेजेंटिंग द इसकी वाल भाई। तो अगेन इनको आप हाइपोडर्मिस वगैरह कह सकते हो। ठीक है, और इस एयर स्पेस के अंदर अ, दो टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, एक का नाम होगा टर्बिकुलाई, दिस वन, तो ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, जो कि एक एक आप कह सकते हो, जैसे कि आप इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, सम काइंड ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रेबिकुलाई। एंड ट्रेबिकुलाई के बीच में जो एयर, जो खाली जगह होती है जहां पर कुछ नहीं होता है, उसको बोलेंगे लेकुना। इस दोनों स्ट्रक्चर को बोल दोगे आप एयर स्पेस।
यानी कि एयर स्पेस कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपको एयर स्पेस कहलाएगा। तो एयर स्पेस के अंदर सम काइंड ऑफ रोड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्रेबिकुलाई, और जो खाली जगह होगी उसको बोलेंगे लैकुना, कलेक्टिवली बोल देंगे एयर स्पेस। ठीक है। अब एयर स्पेस के बाहर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कुछ इसकी ग्रीन सेल दिखाई देंगी, ये सेम, ठीक है, जिनके अंदर कुछ क्लोरोफिल होता है। ये हो जाएंगे आपकी इसकी कैप्सूल वाल सेल, यहाँ पे लिख लिख रखा है, नहीं लिख रखा, चलो, तो इनको आप वाल सेल कह दोगे, कैप्सूल वाल सेल। इनके ऊपर आप इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड वाल सेल, कंप्लीटली क्या है, वाल सेल के अंदर आते हैं। बिल्कुल बाहर वाली लेयर का नाम हो जाएगा, जो कि आपको ये बिल्कुल बाहर दिखाई दे रही है, रिप्रेजेंटिंग द इपिडर्मिस। इपिडर्मिस जो आपको रेड कलर की सेल दिखाई दे रही है इसमें, ये हो जाएंगी हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के नीचे आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कोर्टेक्स वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं तो सिंपल आप वाल सेल लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका हिक्का प्रॉपर भाई। सेंटर में कोलोमिला, उसके बाहर बैरल शेप एक जोन होता है जिसका नाम हो जाएगा स्पोर जोन, उसके बाहर एयर स्पेस, उसके बाहर वॉल। वॉल में आप इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड प्रोपर वॉल सेल बता सकते हो। क्लियर है। इसके टॉप में जो स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इसका नाम होता है अभी एपिकल रीजन। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो थीका प्रॉपर में वाल, कैप्सूल की वाल, एयर चैम्बर, स्पोर सैक एंड कोलोमिला, ये स्ट्रक्चर थी। इनके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड सम काइंड ऑफ 2 to 3 लेयर ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल भी होती हैं। ठीक है, जिनको आप वाल सेल ही कह सकते हो सिंपल। एयर चैम्बर के बारे में बात की हमने, तो इसमें ट्रेबिकुलाई होती हैं, और जो खाली जगह उसको हम लैकुना बोलते हैं। उसके बाद स्पोर सैक कोलुमिला को सराउंड करता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेल होती है उनका नाम होता है आर्किस्पोरियम सेल। और ये जो आर्किस्पोरियम सेल्स होती हैं यही क्या बनाएंगी, स्पोरोजिनस सेल बनाएंगी। और स्पोरोजिनस सेल बिकम फॉर्म द स्पोर मदर सेल्स, और इन स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा भाई। और मियोसिस के बाद ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा इसमें याद रखने वाला है। ठीक है। कहां पर है ये, स्पोर कंटेनिंग जोन की बात कर रहा हूं मैं, कोलोमिला के बाहर जो बताया था मैंने, स्पोर सेक। तो स्पोर सेक के अंदर क्या है, आर्किस्पोरियम सेल्स होती हैं। दी फॉर्म स्पोरोजिनस सेल, एंड स्पोरोजिनस सेल बिकम स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल नेम एज स्पोर मदर सेल। अल्टीमेटली स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। इसके बाद सेंटर में कोलोमिला, सेंट्रल एक्सिस होता है। एंड यहां पर इसका काम क्या होगा कोलोमिला का, ये क्या करेगा भाई, कंडक्शन का काम करता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है कि इसको एपोफाइसिस को या फिर सीटा को, पूरे बीच वाले जोन को। कोलोमिला बीच में होता है, तो इसका मेन काम क्या हो जाएगा, वाटर कंडक्शन का काम होता है, फ्रॉम सीटा टू द डेवलपिंग स्पोर। तो जहां पर स्पोर मदर सेल, जहां पर मियोसिस होगी, वहां पर जो फूड है और पानी है उसको लेके आने का काम कौन करेगा, ये कोलोमिला सेल करेंगे। साथ में ही थोड़ा बहुत इनको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर थी हमारी भाई, जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपकी बुक में होगी, तो अगेन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब रह गया हमारा ये जो ऊपर ढक्कन वाली स्ट्रक्चर, जिसका नाम है हमारा एपिकल रीजन। ठीक है। तो एपिकल रीजन में मेनली इसमें दो पोर्शन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये इसका क्या है, ऊपर से इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपने ये स्ट्रक्चर थोड़ी ही दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो ये आप यहाँ पर देख रहे हो। दिख रहा है आपको कुछ, जैसे कि मान लो, एक सेकंड में यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, जो कैप्सूल होता है ना, जो सिंपल, वो क्या होगा, ऊपर से इस तरीके से होगा, ऐसे बंद, ऐसे बंद, ये बंद है, इसके ऊपर आप एक ढक्कन लगा दो, मतलब इसके ऊपर एक कटोरी लगा दो आपने इस तरीके से, सिंपल। तो जो कटोरी है आपकी वो कहलाएगी ओपरकुलम, मतलब इस पूरी स्ट्रक्चर को ऊपर एक कवर करके स्ट्रक्चर ढक रही है, इस पूरी स्ट्रक्चर को नेम एज ओपरकुलम। ठीक है। तो जैसे ही जो कवर हटता है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिनका नाम होता है इसमें ये वाली, इनको बोलते हैं टूथ, पेरिस्टोम टूथ। ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है, दिस वन, इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो इधर दिखाई दे रहा ना, इधर वाली मेरी फोटो के नीचे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर कूलम होता है, इसके नीचे आपको कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं बंद, जब ये बंद रहता है, कुछ कुछ नीचे की तरफ। अब जैसे ये ढक्कन हटता है ना, तो ये जो ऐसी फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जो मेरी उंगलियां हैं, जैसे सिंपल इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर क्या होंगी, इस तरीके से खुलती हैं ये ओपन। ठीक है। और ये दो होती हैं, यानी कि एक बाहर आपको दिखाई दी, ये उंगली बाहर, इसके नीचे आप एक और लगा लो इस तरीके से। तो ये जो उंगलियां लाइक स्ट्रक्चर हैं, कुछ
इनको बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ। ये दो लेयर होती हैं इनकी, आउटर और इनर। समझ गए? जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ठीक है, तो दीज आर नेम एज पेरिस्टोम टीथ। क्लियर है? ये आपने याद रखना, जो मेन इसमें यही है, पेरिस्टोम टीथ। ठीक है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा लो, इसको बंद कर दो कटोरी लगा के इसके ऊपर, ये हो जाएगा आपका ओपरकुलम। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने उसी पहले वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहां पर आप देखोगे इसमें, ठीक है, तो ये जो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो ना, दिस वन रिप्रेजेंटिंग द दिस क्लोज स्ट्रक्चर, जब कैप्सूल बंद होता है। समझ रहे हो? आपने ये याद रखना। देखो ये क्या हमारा कैप्सूल है, यहाँ पे मैं इसको लेबलिंग कर रहा हूँ, ये कैप्सूल है। कैप्सूल के टिप में ये वाला, इसका ओपरकुलम हटा दिया है। हटाने के बाद आपको ये जो पेरिस्टोम मैंने बताया, जो उंगलियां मैंने आपको बताई थी, ये अभी बंद है, ये फोल्डेड है, ये तो स्ट्रेट आपको दिखाई देंगी लाइक दैट, इस तरीके से। यानी कि एक उंगली ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है इसमें। यानी कि इस एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर खोल के दिखा दिया, ओपन करके दिखा दिया है। और एक स्ट्रक्चर के नीचे दो सम काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं हम आउटर पेरिस्टोम टिथ और इनर पेरिस्टोम टिथ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसमें अगेन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ब्रायोफाइट में नहीं पड़ा जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? ये नई स्ट्रक्चर है सिंपली तरीके से, इसलिए थोड़ा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा भाई। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये ऊपर कॉलम बता दिया मैंने, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ऊपर कॉलम हट गया, उसके नीचे ये सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अच्छा, जहां पर जो जहां जिस रीजन से आपको ये जो पेरिस्टोम टीथ अराइज होते हैं, बाउंड्री, समझ रहे हो? जैसे कि यहां पर मैं बनाऊं तो ये बाउंड्री हो जाएगी, ये वाली बाउंड्री है जो कि आपको एक गोल रिम लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, दिख रही है? इस रिम लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? एनुअल रिंग्स, या फिर एनुअल बोल देते हैं जो सिंपल इसको। क्लियर है? क्योंकि ये लेबलिंग, ये जो वर्डिंग है, ये आपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर आएंगे भाई। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगेन, एपिकल रीजन कंसिस्ट ऑफ द रीजन इज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड जॉइन द कैप्सूल प्रॉपर थ्रो ए नोच भाई। यानी कि इसमें क्या होती है? एनुलर रिंग होती है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। यानी कि ऊपर जो ढक्कन होता है, यानी कि उसको हम पूरी गोल स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम इसका, या फिर उसको एनुलर रिंग बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको इसमें ओपरकुलम दिखाई देगा। तो ओपरकुलम क्या होता है? ओब्लिकली प्लेस्ड एक डोम शेप की लीड होती है, जो सिंपल जो मैंने ढक्कन बताया, सिंपल इसके नीचे लोअर पार्ट में आपको क्या दिखाई देंगी? जो ऊपर कॉलम होता है ना, इसमें आपको कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, एक बैंड, यानी कि मान लो ये क्या आपका, ये आपका ऊपर कॉलम है, यहां पर इसके जहां से कैप्सूल अटैच है भाई, वहां पर आपको कुछ गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, उनका नाम होता है इसमें एनुलस। ठीक है, और ये करती क्या है? ये इस ऊपर कॉलम को अपने साथ बांध के रखती हैं, जब कैप्सूल छोटा होता है इसको अटैच करके रखती है। ठीक है, इसके नीचे आपको क्या दिखाई देंगे? यानी कि और दूसरा ये ओपरकुलम क्या करता है भाई? पेरिस्टोम टीथ को कवर करके रखता है। ठीक है, एन एनुअल हेल्प इन द डीएसेंस ऑफ द कैप्सूल। तो जब ये कैप्सूल ओपरकुलम हटेगा, उस टाइम पर जो एनिमल्स होती हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जब तक एनिमल्स उसको ढक्कन को छोड़ेंगे नहीं, तब तक जो कवर है ढक्कन वो हटेगा नहीं। ठीक है, मतलब स्पोर डिस्पर्जल में जो एनुअल्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। ठीक है, इसके नीचे आपको पेरिस्टोम टीथ दिखाई देंगे, जो कि जस्ट बिलो द ओपर्कुलम एंड अटैच्ड बीनीथ द एज ऑफ द डायफ्राम। तो डायफ्राम मतलब जो स्ट्रक्चर है उसके किनारों से ये जो टीथ हैं ये अटैच निकलते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू रिंग ऑफ ट्राइंगुलर टीथ। टीथ की जो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? ट्राइंगुलर होती है इस तरीके से ये। ठीक है, अगेन इनकी दो रिंग होती हैं, आउटर रिंग और इनर रिंग भाई। आउटर रिंग बड़ी होती है, इनर रिंग छोटी होती है। ठीक है, अगेन इसके बाद हम आते हैं इसमें, ईच रिंग ऑफ फेरिस्टोम कंसिस्ट ऑफ 16 टीथ भाई। यानी कि हर एक रिंग के अंदर आपको 16 जो टीथ हैं टोटल दिखाई देंगे। आउटर जो टीथ होते हैं उनको एक्जोस्टोम बोल देंगे, जो कि बड़े होते हैं और दे आर थिकर। नेक्स्ट, तो अगेन ईच रिंग कंसिस्ट ऑफ 16 टीथ, आउटर इज नोन एज एक्जोस्टोम एंड इनर वन नोन एज इंडोस्टोम भी। तो आउटर वन क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, थिक ब्राउन इन कलर एंड ऑर्नामेंटेड विद द सम काइंड ऑफ थिकनिंग बैंड। इनके अंदर आपको कुछ बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जैसे कि आपको डायग्राम में बताया था। ठीक है, इनर पेरिस्टोम टीथ
कॉल्ड एंडोस्टोम, स्मॉल डेलिकेट होते हैं और पेल इन कलर, ठीक है। होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरिस्टोम विद epicarinoid in nature because the outer peristom teeth are superposed on the inner rings. The tapering distal end of the outer peristom teeth are jointed centrally placed on the disc. तो अगेन यहाँ पर देखोगे आप इस फोटो के अंदर, मैं आपको एक बार तो एनुअल्स दिखा देता हूँ इसमें। तो ये जो आप रिंग दिखाई दे रही है आपको, जिसका लाइन दिखाई दे रही है बाउंड्री, दिस वन इज एनुअल्स, उसके नीचे आपको ये पेरिस्टोम टीथ दिखाई देते हैं। और इन पेरिस्टोम टीथ में आपको कुछ बैंड यानी कि इस तरीके से होते हैं बेसिकली। डायाफ्राम में पूरी स्ट्रक्चर है जो कवर के नीचे पूरी कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है जब ये बंद होता है। ये तो हो गया खुलने के बाद की स्ट्रक्चर है ये, यानी कि जब ये स्ट्रक्चर बंद होती है उस टाइम पर वो जो ओपरकुलम के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, उस पूरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है डायाफ्राम। क्लियर है? उस डायाफ्राम के नीचे आपको यहाँ पर एनुअल्स दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक बार, एक और फोटो होगी शायद उसमें भी ये दिखा रखे होंगे। ये जो डायाफ्राम बोल रहा है इस पूरी स्ट्रक्चर को बोल रहा है जब ये बंद होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके नीचे आपको देखो ये इसमें लेबलिंग कर रखी है एनुअल्स भाई। एक सेकंड, इसमें राइटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। तो देखो ये वाली जो पॉइंट है दिस वन जो लिखा हुआ एनुअल्स दिखाई दे रहा है आपको। तो ये एनुअल्स क्या होती हैं, कुछ इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर ये जो एक रिंग दिखाई दे रही है आपको इस ऊपर डायाफ्राम के नीचे दिखाई दे रही है रिंग, ये क्या है? दे आर द एनुअल्स। इसके ऊपर ये जो पूरी डोम लाइक स्ट्रक्चर है डायाफ्राम, क्लियर है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ओपरकुलम, ओपरकुलम के जो अंदर स्ट्रक्चर है जो आपको ब्लैक एंड लाइट कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर द पेरिस्टोम। क्लियर है? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर है। इसके बाद भाई इसमें हम थे यहाँ पर, तो अगेन स्पोर डिस्पर्जल के अंदर क्या होगा, यानी कि ये जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ओपन होते हैं ये, यानी कि जैसे ही ओपन का कवर हटता है ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। और जब ये बंद होते हैं तो इनके नीचे क्या, सेंटर में कोलोमेला है और साथ साथ में क्या है, स्पोर कंटेनिंग जो जोन है उनके साथ नीचे से अटैच है वो पूरा। आपने थोड़ा इसको इमेजिन करना पड़ेगा। सेंटर में कोलोमेला ले लो, बाहर क्या था, स्पोर सैक बताया था मैंने आपको, ठीक है। उस स्पोर सैक के जस्ट ऊपर ये स्ट्रक्चर लगी हुई है। तो जैसे ही ये बंद होती है वो स्पोर वहां पर बन के रेडी रहते हैं, लेकिन जैसे ही हटते हैं ये अपने साथ क्या करेंगे, उन स्पोर को अपने साथ चिपका लेते हैं यहाँ पर। और जैसे ही वो वैसे ऊपर आते हैं तो स्पोर को ऐसे ऊपर फेंकते हैं हवा में, जिसके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो डॉट आपको दिखाई दे रही है इस फोटो में, ये स्पोर यहाँ से निकल रहे हैं वो 1 बाय 1 करके, ठीक है। और जैसे ये निकलते हैं तो इससे क्या होगा, उन स्पोर का जो रास्ता है तरीके से वो खुल जाएगा। साथ में जब ये पेरिस्टोम टीथ ऐसे ओपन होते हैं तो एक जर्किंग मोमेंट इसमें अप्लाई होता है। उस मोमेंट की वजह से क्या होगा, इसके साथ जितने भी जो स्पोर है ना वो ऐसे हवा में बिखर जाते हैं, समझ गए। और जैसे ये फिर से बंद होंगे, फिर अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद फिर से स्पोर के अटैच हो जाएंगे फिर से इसको, तो ये स्ट्रक्चर ओपन बंद इसे चलती रहती है लगातार, खासकर इनर वाले, ठीक है। तो जो मोमेंट है इसको हम डिस्पर्जल की बात करते हैं, डीएसेंस की बात करते हैं। देखो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, अगर मैं इसको इसमें लिखा नहीं जाएगा एक्चुअली। तो एट मेजोरिटी ओपरकुलम बिगिंस टू ड्राई अप। तो ओपरकुलम क्या होगा, ड्राई होगा। ओपरकुलम कौन सा था, ढक्कन था इसका, ये ड्राई होगा ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द कैप्सूल। क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर जब मैच्योर हो जाती है जो सीटा वो सूख जाता है, तो सीटा सूख जाएगा तो सीटा के अंदर जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड था वो भी ड्राई हो जाएगा, वो पानी को ऊपर नहीं पुश करेगा। तो अल्टीमेटली जो ओपरकुलम है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा और वो ड्राई हो जाएगा। जैसे ड्राई हो जाएगा वो क्या करेगा, जहाँ पर एनुअल्स हैं भाई वहाँ से ये अपने आप को डिटैच कर लेगा, तोड़ लेगा वहाँ से, ठीक है। यानी कि एनुअल्स क्या करते हैं, इसको चिपका के रखते हैं अपने साथ, बांध के रखते हैं। लेकिन जैसे ही एनुअल्स के अंदर भी पानी नहीं आएगा वो सेल वीक हो जाएंगी, और जैसे वो सेल वीक होंगी दे बिकम श्रिंक एंड स्वेल, यानी कि सिकुड़ जाएंगी वो। जैसे वो सिकुड़ होंगी तो जो ढक्कन है उन एनुअल्स से अलग हो जाएगा। एनुअल सेल जिसकी जब तक उनके पास पानी था वो मोटी थी, ठीक है, फुली हुई थी, लेकिन जैसे ही पानी खत्म हुआ सिकुड़ जाएंगी तो क्या करेगा, ढक्कन इनसे अलग हो जाएगा, जो कि नाम क्या हमारा ओपरकुलम है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अल्टीमेटली एनुअल्स ब्रेक एंड लूजन द ओपरकुलम थ्रो अवे एंड लिविंग द पेरिस्टोम टीथ एक्सपोज बाय। तो जैसे ही एनुअल्स ब्रेक होती हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस दे बिकम लूज द ओपरकुलम, एंड जैसे ही ओपरकुलम लूज होता है इट बिकम
थ्रोन अप, यानी कि ये नीचे गिर जाएगा। एंड पेरिस्टोम टीथ बिकम एक्सपोज्ड, भाई वो एक्सपोज हो जाएंगे जस्ट सिंपल, क्योंकि जो कवर था वो हट गया जस्ट सिंपल। इसके बाद पेरिस्टोम टीथ आर ट्विस्टेड स्पाइरली अपीयरिंग लाइक ए आइरिस डायफ्राम, भाई तो अगेन ये क्या आते हैं, दे सम काइंड ऑफ ट्विस्टेड मोमेंट शो करते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्टेड मोमेंट शो करते हैं, ठीक है। आउटर पेरिस्टोम टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक विच शो इनवार्ड एंड आउटवार्ड मूवमेंट, यानी कि एक बार अंदर आएंगे फिर बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे फिर बाहर जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर पे, तो मॉइस्चर अगर है तो भी इसी बात है, वो उस मॉइस्चर है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अंदर या बाहर मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्राई एटमोस्फेयर द आउटर पेरिस्टोम बिकम बैंड आउटवार्ड एंड जर्की मूवमेंट विद ए जर्की मूवमेंट, यानी कि जैसे ही ड्राई होगा, जैसे ही ड्राई कंडीशन हो जाएंगी तो जो आउटर पेरिस्टोम है बाहर की तरफ से ऐसे मतलब एकदम से मूव करेंगे वो, ठीक है। तो जब एकदम से मूव करते हैं इसको बोलते हैं जर्की मूवमेंट, एकदम से खुल जाना स्ट्रक्चर का। द स्प्लिट बिटवीन द इनर पेरिस्टोम टीथ वाइडन, तो जो अगर आउटर स्ट्रक्चर जो बड़े थे अगर वो हट जाएंगे तो जो इनर पेरिस्टोम टीथ के बीच में जो गैप था वो बढ़ जाएगा जैसे सिंपल। उससे क्या होगा, वहाँ पर एक तो जो स्पोर है वो निकलेंगे, साथ में ही जो बाहर से जो ड्राई एयर है वो भी इसके पास आने लग जाएगी, और उससे क्या होगा अल्टीमेटली और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी स्ट्रक्चर, और जो स्पोर है वो धीरे धीरे करके ड्राई होकर निकलना स्टार्ट कर देंगे। इन ह्यूमिडिटी हाइग्रोस्कोपिक टीथ ऑफ द आउटर पेरिस्टोम टीथ, लेकिन अगर वहाँ पर मान लो अर्ली मॉर्निंग है, अगर ह्यूमिडिटी है, सुबह सुबह ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा कि जो आउटर पेरिस्टोम टीथ है वो पानी को ऑब्जर्व करेंगे, फिर से क्या होंगे, बंद हो जाएंगे वो, और जैसे मान लो दोपहर का टाइम आएगा फिर से वो ओपन हो जाएंगे। तो जब ये बंद ओपन ये लगातार चलता रहता है, इससे जो स्पोर हैं वो हवा में डिस्पर्ज होते रहते हैं वन बाय धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, जो वाटर है इसमें ये क्या है, एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, अगेन मॉइस्चर कह लो वाटर कह लो, इसमें स्पोर डिस्पर्जल में भी। क्लियर है, तो ये स्पोर डिस्पर्जल इस तरीके से में हमें देखने को मिलता है भाई। तो ये पूरी स्ट्रक्चर थी, इसका टीएस था ये, ठीक है। ये ओपरकुलम हमारा, ओ स्टैंड फॉर ओपरकुलम, यहाँ पर पी स्टैंड फॉर पेरिस्टोम टीथ, यहाँ पर सी स्टैंड फॉर CO स्टैंड फॉर कोलोमेला, उसके बाद SP स्टैंड फॉर स्पोर सैक या स्पोर चैम्बर, एंड S स्टैंड फॉर इसकी वोल, ठीक है। उसके बाद जैसे ही स्पोर यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा, जर्मिनेट करेगा और नया जो गेमेटोफाइट है वो बना देगा जैसे सिंपल। तो गेमेटोफाइट हमारा सेम वही है, तो ये इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल था हमारा, हमने देखा यहाँ पर भाई ये एंथीडियम, आर्किगोनियम, जाइगोट बना, ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में नीचे आप देखोगे यहाँ पर ये कैप्सूल है, कैप्सूल में मियोसिस हुई, स्पोर बने, ओपरकुलम हटा, पेरिस्टोम टीथ ने स्पोर को डिस्पर्ज किया, और डिस्पर्ज करने के बाद स्पोर जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट करने के बाद नया जो प्लांट है उसको बना देगा। अगेन ये जो प्लांट बनेगा हमारा ये हैप्लोइड इन नेचर होगा भाई, फिर से, क्योंकि हमारा गेमेटोफाइट क्या था, हैप्लोइड था। तो यहाँ पर इन्होंने जो आपको पूरी जो लाइफ साइकिल इसको दो अलग अलग जोन में बांट रखा है, ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो राइट साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन को, और जो लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये कर रहा है गेमेटोफिटिक जनरेशन को। क्लियर है, और ये इसके ये आपने एक सेकेंड जो आप यहाँ पर देखोगे ये क्या है, दे आर द ओल स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। भाई ऊपर वाला किसका है, कौन बताएगा, ये वाला स्पोरोफाइट है किसका है, मार्केंशिया का, ठीक है। ये वाला किसका है, एंथोसिरोस का, यही था ना एंथोसिरोस का, याद होगा आपको। और ये वाला किसका है, फिनेरिया का, जो आज बताया मैंने। तो आपसे एग्जाम में, और आपका असाइनमेंट बता दिया मैंने, ठीक है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन करना हो तो, गिव ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑल स्पोरोफाइट इन योर सिलेबस। तो आपके सिलेबस में 3 स्पोरोफाइट हैं, उनकी कंपेरेटिव स्टडी आ जाएगी।